Hello, my dear friend. My name is Surabhi Singh, and today I will discuss the questions of project management that was asked in 2020. यानी लास्ट ईयर आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में ये डिस्कशन होगा। और लास्ट ईयर की क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे कंपैरिजन वाइज। अगर हम 17, 18 और 19 की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 2021 में बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इजी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर फॉर्म of collusive price fixing behavior by which firms coordinate their bids on procurement or a project contract। डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें करंट अफेयर प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या क्वालिटी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डिज़ाइन पार्ट है उससे आपके रिलेटेड हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे या कुछ क्वेश्चन क्वालिटी में मिलेंगे। अदरवाइज मैं ये सारे क्वेश्चंस एक साथ ही कवर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर हम बात करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव प्राइस फिक्सिंग बिहेवियर। ठीक है, कोल्यूसिव प्राइस फिक्सिंग बिहेवियर बाय विच फर्म कोऑर्डिनेट देयर बिड्स ऑन प्रोक्योरमेंट और अ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का क्या मतलब है? प्रीडेटरी प्राइसिंग इज द इलीगल एक्ट ऑफ सेटिंग प्राइस लो इन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द कंपटीशन। एक्चुअली अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में हम कंपटीशन को हटाने के लिए हम उस प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं ताकि जितने भी लोग हैं हमसे ही परचेज करें। तो दैट इज कॉल्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग यानी कोल्यूजन। तो हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग का बेसिकली मतलब है कि डिस्काउंट में जब आप किसी सामान को बेच रहे होते हो तो या एक प्राइस को आप फिक्स कर देते हो कि हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग अकर्स व्हेन अ कंपनी डिसाइडेड टू फिक्स प्राइस और अ प्राइस लेवल्स बेसिकली मे बी यू कैन से इन डिस्काउंट और समथिंग। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव टेरिटरी। तो जैसे किसी फ्रेंचाइजी है तो उसका जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है कि इतना ही प्राइस होगा, तो उसको हम एक्सक्लूसिव टेरिटरी में डालते हैं। बिड रिगिंग की बात करें तो बेसिकली बिड रिगिंग आपकी भी एक इलीगल एक्ट होता है जिसमें आप जो प्राइस होता है उसको पहले से ही आप उसको रिग कर लेते हैं या पहले से ही उसमें लूप होल या झोल करके आप उस प्राइस को जो बिडिंग होती है उस प्राइस को आप पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी विच फर्म्स कोऑर्डिनेट देयर बिड्स ऑन प्रोक्योरमेंट और अ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑप्शन सी, बिड रिगिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the effect of design specification on the cost, which one of the following is the most significant that influences the producibility of end product। तो स्टैंडर्ड साइज, लार्ज टॉलरेंस, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट एस्टिमेट। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होता है, अगर आप प्रोजेक्ट की मेरे वीडियोस में जाएंगे तो आपको याद आएगा। बट यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट दैट इन्फ्लुएंस द प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर लार्ज टॉलरेंस आता है जो आपके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पर इफेक्ट सबसे ज़्यादा डालता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज Which one of the following is not the best approach for the prevention of product liability। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यहाँ पर बेस्ट अप्रोच नहीं है? एनालिसिस एंड डिज़ाइन बिल्कुल है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, जी हाँ, अगर आप प्रोडक्ट की लाइबिलिटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप उसको टेस्टिंग करते रहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को डेफिनेटली मॉनिटर करेंगे। लास्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट इज डेफिनेटली नॉट द रीजन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। कॉस्ट को आप लाइबिलिटी के थ्रू नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, द रेशियो of average annual earning after taxes to the average book investment after depreciation। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हम रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरे ख्याल से 6 या 7 वीडियो है जो मैंने पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस में बताया है आपको कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि जितना भी आप कॉस्ट को इन्वेस्ट किए रहते हो और जितना आउटपुट मिल रहा होता है तो प्रेजेंटली आपका कितना डिफरेंस आता है उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, जो कि आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी इसी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है पे बैक पीरियड, यानी कितने टाइम में आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट आपको मिल जा रहा है। लास्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम वैसे ही चेक करें, सपोज आपको इन चारों का मतलब भी नहीं पता है, तो यहाँ पर हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और पे बैक पीरियड तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि ये रेशियो नहीं है। फर्स्ट आता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो तो आपका एक डिफरेंट
टर्म हो गया जो आपको पता होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो बेसिकली वो होता है रेशियो ऑफ एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्सेस टू द एवरेज बुक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये मैंने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर इस टॉपिक को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट अचीविंग अ यूनिटी ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन इज ट्रिकी। देखिए अब कितनी ध्यान से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ट्रिक किया है। वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो प्रोजेक्ट एक्सपीडिटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मैट्रिक्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको सारे की मतलब पता है। मैट्रिक्स मैनेजर मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स और वीक मैट्रिक्स, और फिर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो अचीविंग अ यूनिटी ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल ओवर अ प्रोजेक्ट अचीव एक्टिविटी, तो प्रोजेक्ट पर एक तरीके से कंट्रोल करना, तो वो आपका बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर भी करता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी करता है। प्रोजेक्ट जो एक्सपीडिटर होता है वो बेसिकली प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको हम अलग से एक हायर करते हैं प्रोजेक्ट एक्सपीडिटर, जो कम्युनिकेट करता है और प्रोजेक्ट को सक्सेस मतलब जल्दी से जल्द बढ़ाना चाहता है। तो ये ऑप्शन अभी तो हम नहीं काउंट करके चल रहे हैं। मैट्रिक्स मैनेजर इज समथिंग जिसमें आपका जो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है और जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं दोनों का ही इक्वल रोल होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हैविंग एन अथॉरिटी टू कंट्रोल प्रोजेक्ट मैटर्स एंड डिसबर्स फंड्स फ्रॉम द बजट। ठीक है, ये भी सही है। हैविंग नो एक्चुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी ओवर वर्कर्स। हैविंग नो एक्चुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी ओवर वर्कर, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका तो पूरा एम ही होता है कि वो सारे वर्कर्स पर अपनी कमांड रखे, क्योंकि वो सबको कम्युनिकेट कर सकता है, सबको गाइड कर सकता है, सबको कमांड दे सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर भी हट जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए हट रहा है क्योंकि लिख रहा है हैविंग नो एक्चुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी ओवर वर्कर। लेकिन हम किसी भी प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो सर्वे सर्वा है, मतलब एक तरीके से हेड है। अगर हम ऊपर के लोगों को हटा देते हैं तो उसके पास तो सारी अथॉरिटी होती है। प्रोजेक्ट एक्सपीडिटर हट गया क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रोजेक्ट को अलग से स्पीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स मैनेजर का यहाँ पर कोई रोल नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स मैनेजर एक डिफरेंट टर्म हो जाती है। बचता क्या है आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिएटिव टेक्निक अप्लाइड व्हेन द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड इनपुट एज वेल एज द डिजायर्ड आउटपुट आर लिस्टेड एज एट्रीब्यूट लिस्टिंग, डायरेक्ट ड्रीमिंग, ब्लैक बॉक्स, डेल्फी। तो डेल्फी मेथड तो वो आपका कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड था, कि जो आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम डेल्फी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डेल्फी टेक्निक तो डिफरेंट था बिल्कुल, कि उसमें चिट के थ्रू निकालते थे। यहाँ पर क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ठीक है, तो हमें इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए होता है। ठीक है, डायरेक्ट ड्रीमिंग इज समथिंग डिफरेंट, जो आपका क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड है। एट्रीब्यूट लिस्टिंग इज समथिंग जो आपका वो भी आपका एक तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड है। एक ऑप्शन बचता है आपका ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स ही बेसिकली आपका एक तरीके से एक टेक्निक होती है, जो कि आपका होता है कि जब आप किसी भी उस पर इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ब्लैक बॉक्स। Next question is, which one of the following risk can be reduced by investing in a project or acquiring other firm that have a negative correlation with the earning of the firm? Investment risk, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। तो ये थोड़ा सा रिस्क से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने नहीं कवर किया हुआ है अभी। इन्वेस्टमेंट रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ये आपके एक डिफरेंट टाइप के रिस्क हो गए। अगर हम पोर्टफोलियो रिस्क की बात करते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आप 1 लाख रुपीज़ को कहीं एक जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप क्या करें कि 30,000 करके 3 अलग अलग जगहों पर अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो इन केस अगर आपका जो रिटर्न आता है तो कुछ ना कुछ तीनों जगहों से आएगा। बट अगर हमने सिर्फ 1 लाख रुपए कहीं एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया और सपोज वहां से वो रिटर्न नहीं मिलता है, तो उस केस में आपका रिस्क ज़्यादा होता है। तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रिस्क, की इसमें एक्चुअली नेगेटिव कोरिलेशन को हम काउंट करके चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, यानी रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट एक्वायरिंग अदर फर्म्स दैट हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन विद द अर्निंग ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है आपका एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन द ई प्रोजेक्ट यूजुअली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। दिस वन क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये सारे टर्म्स मैं अभी आपको एक वीडियो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐड करूंगी, जिसमें मैं ये सारे टर्म्स की अलग अलग से डेफिनेशन आपको अपडेट कर दूंगी। फर्स्ट आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो बेसिकली आपके
एक तरीके से आपकी जो अभी आप कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। सपोज अगर मैं ऑटोमोबाइल का प्रोजेक्ट शुरू कर रही हूँ या सपोज मैं किसी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शो कर रही हूँ, तो उसके बारे में उसको जो इन्वेस्टर है उसको सब कुछ पता हो, अच्छे से उसको नॉलेज हो, तो उस टाइप के इन्वेस्टर को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। नेक्स्ट आता है फाउंडर कैपिटल। ये तो इन्वेस्टर से थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर, तो एंजल इन्वेस्टर वही इन्वेस्टर होते हैं जो बेसिकली आपको जानते हैं और आपके अर्ली स्टेजेस में आपका पैसा लगाते हैं, मतलब आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। लास्ट आता है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल एक तरीके से वो इन्वेस्टर हो सकते हैं जो बेसिकली जानते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो ग्रो करेगा ही करेगा, जैसे ई कॉमर्स या IT सेक्टर वगैरह में पैसे लगाने में, तो वो आपका वेंचर कैपिटल होता है। इसमें भी जो आपके इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे लगाते हैं, बट हम इसको ये स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि अर्ली स्टेजेस में लगाते हैं। अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा आता है एंजल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि बहुत से स्टूडेंट आपके डी ऑप्शन भी मार्क कर सकते थे, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। First statement is if the project influence is more in decision making for the project then the arrangement is considered a strong matrix। डेफिनेट सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है या जो भी प्रोजेक्ट का हेड होता है उसके बाद सारी अथॉरिटी होती है प्रोजेक्ट को कवर करने की। सेकेंड स्टेटमेंट होता है इफ फंक्शनल डिपार्टमेंट आर सीन टू बी इन्फ्लुएंडिंग द डिसीजन मेकिंग मोर द अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड अ वीक मैट्रिक्स। क्योंकि जो वीक मैट्रिक्स होता है उसमें जो फंक्शनल डिपार्टमेंट उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं, बट अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं इसमें पूछ रहा है तो हमारा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों जो आपके स्टेटमेंट है इंडिविजुअली करेक्ट है बट एक दूसरे से लिंक नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स एक अपनी डेफिनेशन है, वीक मैट्रिक्स एक अपनी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी होगा। स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट बट दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। Next question is raw material are taken as a traded item and their values at domestic and world price are estimated। तो raw material जो होते हैं वो आपके traded item होते हैं। जैसा आप देखते हैं कि आप यहाँ से चाइना या यहाँ से US कहीं भी कुछ सामान को भेज रहे होते हैं, जो ये मटेरियल होता है वो आपका ट्रेडेबल होता है। ट्रेडेबल का मतलब आप उसको इंटरनेशनल प्राइस पर आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। रॉ मटेरियल विच हैव अ हाई वैल्यू टू वॉल्यूम रेशियो and involve proportionally high transport cost and are imported are regarded as a non-traded item। This statement is not correct because raw material which have a high value to volume ratio and involve proportionally हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो जो अगर हाई प्रोपोर्शनली जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है बेसिकली उनका लो वैल्यू टू वॉल्यूम रेशियो होता है एंड आर रिगार्डेड एज अ नॉन ट्रेडेबल आइटम। बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज नॉट, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फुली आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 2020 में एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब मॉडरेट लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इतने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट स्टिल 2021 के लिए होपफुली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्ट्रेट क्वेश्चंस आए। एंड मोरओवर अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का PDF चाहिए, ऑलमोस्ट ये 150 पेजेस का जो PDF है, जो मैंने आपकी प्लेलिस्ट है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो की, अगर आप स्टूडेंट आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना पा रहे हैं मेरे वीडियो को देखकर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरा PDF परचेज कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट 50 या 60 रुपीज़ है। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आपको वहाँ पे मुझे पिंग करना है, जहाँ से मैं आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से आप उस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को देखकर तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होगा। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट वर्किंग है जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो नोट्स बना सकें, तो उनके लिए ये ऑप्शंस ओपन है। थैंक यू।